नमस्कार। इस देश में जाति एक ऐसी सच्चाई है जो अपने सुविधा से इस्तेमाल की जाती है और छोड़ दी जाती है, एक कपड़े की तरह। यह बात देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रेफरेंस से अगर कहें तो और सटीक बैठती है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण हुआ, सदन में हुआ, क्योंकि बाहर तो और भी भाषण अभी होंगे। और इसमें 2 चीज़ें देश के प्रधानमंत्री ने बहुत दमदारी से कही और उस पर एक बहस शुरू हो गई है। जिसमें से एक बात तो परिवारवाद पर थी और दूसरी बात खुद की जाति पर थी। नरेंद्र मोदी जी ने दोनों हाथों से आपकी बाहें फैलाकर नहीं, अपनी तरफ इशारा करके कहा कि देश का सबसे बड़ा ओबीसी उनको नहीं दिखता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल टैक्टिक्स का इन 2 विषयों पर, परिवारवाद और ओबीसी कहने पर। क्या नरेंद्र मोदी देश के विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े एजेंडे जाति जनगणना पर बुरी तरह घिर गए हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी जाति बार-बार बतानी पड़ती है? या नरेंद्र मोदी जी अब इस देश में एक ऐसे मिथक बन गए हैं जो जब चाहे पलटी मार लें और देश के सबसे बड़े पलटी मार नरेंद्र मोदी हो गए। आज इस वीडियो में हम इसी दोनों बातों का विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं 4 पीएम, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो हम जिक्र कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए आखिरी वक्तव्य का। मैं फिलहाल दूसरे कार्यकाल के आखिरी वक्तव्य की बात कर रहा हूं। कल लंबा भाषण हुआ, देर तक भाषण हुआ। अब कम कहाँ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। मन की बात बोलते हैं, रेडियो पर बोलते हैं, चुनावी भाषणों में बोलते हैं, बाहर बोलते हैं, जहां मिलता है मौका वहां बोलते हैं, जहां मौका नहीं मिलता वहां भी बोल देते हैं। अब वो कबीर का दोहा कहीं काम नहीं आता कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। यानी अब उनको मौका मिल रहा है तो बार-बार बोलते हैं। इस बार-बार बोलने में वो अक्सर घिर जाते हैं और कल के भाषण में वो 2 जगह पर बुरी तरह से घिर गए। उसमें एक था परिवारवाद का मुद्दा और दूसरा है जातिवाद का मुद्दा। परिवारवाद के मुद्दे पर पहले बात करें तो देश के प्रधानमंत्री बार-बार ये कह रहे थे कि इस देश में एक ही परिवार के लोग वही राजनीति में आते हैं। छोटी-सी क्लिप और वो इस देश के प्रधानमंत्री की हताशा, उनका आत्मविश्वास, उनके तर्क, उनके विश्लेषण, इन सब को एक साथ दिखाती है। पहले देश के प्रधानमंत्री ने बोलना जब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के लोग बार-बार इस देश में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। वही लोग बार-बार इस तरह के काम कर रहे हैं कि एक ही परिवार हावी हो जा रहा है। उस समय बड़ा रोचक वाकया हुआ। अमूमन विपक्षी दलों के सांसदों के बारे में ये बात कही जाती है कि वे चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं या उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पाते तार्किक और तथ्यपरक, जो नरेंद्र मोदी जी को चुप करा दे या उनको परेशानी में डाले। लेकिन जब नरेंद्र मोदी यह भाषण दे रहे थे कि परिवारवाद एक देश की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, परिवार को लेकर के देश में बहुत तरह की बातें हो रही हैं। सामने से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, उन्होंने तुरंत पलट करके गिनवाना शुरू किया कि साहब, देश के प्रधानमंत्री जी, आप अपने दाहिने से ही शुरू कर लीजिए। आपके ठीक दाहिने बैठे हैं राजनाथ सिंह, उनका बेटा, बीजेपी का विधायक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो उपाध्यक्ष हैं एक तरह से। कई उपाध्यक्ष होते हैं ना विधानसभा के, उनमें से एक वो भी हैं जिनका नाम है पंकज सिंह, और वो दिल्ली के करीब एक विधानसभा से विधायक हैं बीजेपी के टिकट पर। उसके थोड़ा और दाहिने जब बढ़ते हैं तो अमित शाह मिलते हैं, देश के गृह मंत्री। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, और अमित शाह का बेटा जय शाह, पता नहीं क्या उसमें है जो एकदम अपने पिताजी की वरद हस्त के चलते सबसे पहले ये काम करता है कि एक 50 करोड़ की कंपनी को कैसे 500 करोड़ की कंपनी के मुनाफे में ले जाता है और बिना बैट बल्ला कभी हाथ लगाए
बिना किसी तरह का कोई कलात्मक कुशलता लिए बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है। कल्पना करिए कि जय शाह अगर परिवारवाद के परिणाम नहीं है, तो फिर क्या है? उसके बाद वो गिनाने लगते हैं उन राजनीतिक दलों के बारे में जो परिवारवादी पार्टियाँ बीजेपी के साथ हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जब वो अमित शाह से मिलने जाते हैं, तो उनको दोनों बेटे उनके साथ होते हैं। पार्टी का कोई तीसरा आदमी होता ही नहीं। और दूसरी तरफ एलजेपी, एलजेपी में रामविलास पासवान के भाई भी बीजेपी में हैं और गठबंधन में शामिल हैं और उनके बेटे भी, यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान, ये सब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। एनसीपी, एनसीपी में शरद पवार के भतीजे हैं अजित पवार, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि चक्की पी सिंह, और वो खुद इस समय बीजेपी के अलायंस के साथ जाकर के महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो परिवारवाद नहीं है क्या? और वहां से शुरू कर दे, वो एक चीज ऐसी थी जिसके बाद प्रधानमंत्री हलकान हो गए। जैसे कहा जाता है कि उनकी उनका जबान लड़खड़ाने लगी, उनका वाक्य पूरा नहीं हो पाया। और संसद में सीधे कोई टेलीप्रॉम्प्टर लगा भी नहीं होता है कि वो आपको मदद करेगा, आपको अपनी बात कहने की मौका देगा और आपको तमाम तरह से सुविधाएं प्रदान करेगा। तो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, अचानक प्रधानमंत्री हलकान हो गए, अपनी बात से पलट गए। इसीलिए मैंने शुरू के इंट्रो में कहा कि सबसे ज्यादा पलटी मारने का काम तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और अभी हम जाति वाली बात पर आएंगे तो इस बात को और पुख्ता तरीके से हम कहेंगे। जैसे ये बात आई तो जब गौरव गोगोई ने गिनवाना शुरू कर दिया कि आपके नेता और आपके साथ जो एलाई पार्टियां हैं, उनमें सारी की सारी पार्टियां अधिकांशतः परिवारवादी हैं। और अनुराग ठाकुर से लेकर के खुद तमाम तरह के लोग, पंकजा मुंडे से लेकर के कई नेता तो बीजेपी में खुद परिवारवाद के शामिल है। बीजेपी के परिवारवाद पर जैसे ही गौरव गोगोई ने टिप्पणी की, नरेंद्र मोदी की जबान लड़खड़ाने लगी। नरेंद्र मोदी हलकान हो गए, नरेंद्र मोदी परेशान हो गए। कहे नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, एक ही परिवार के 10 लोग हैं, तो वो भी आएँ, कोई रोक तो सकता नहीं। क्योंकि अभी अगर वो परिवारवाद पे बोल देते, तो राजनाथ सिंह के बेटे का क्या होता, पंकज सिंह का, जो विधायक हैं, जो अब विधानसभा उत्तर प्रदेश में उपसभापति के कई लोगों के क्रम में वो भी शामिल हैं, मंत्री भी रहे। और अब जो है अमित शाह के बेटे का क्या होगा? तो प्रधानमंत्री तुरंत पलट गए और प्रधानमंत्री ने फिर ये कहा, नहीं, नहीं इस पर हम आप बात कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई इसको रोक नहीं सकता कि किसी नेता के परिवार के लोग उनके पार्टी में शामिल हो सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से परिवारवाद के सवाल पर घिरते हुए नजर आए, ये देश में पहली बार हुआ। क्योंकि इसके पहले परिवारवाद पर केवल हमला करते रहे हैं बीजेपी के नेता और खासकर प्रधानमंत्री। तो इसलिए हमने कहा कि इस पर बुरी तरह घिर गए। दूसरा मुद्दा जिस पर प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है, उनका विश्लेषण हो रहा है कि अब प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। आपको याद होगा, थोड़ा-सा इतिहास में ले चलता हूँ और इतिहास में ले चल कर के मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, जब मंडल आंदोलन लागू हुआ, उसके पहले की बातें छोड़ देते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है, उसमें गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर, ये सारे लोग जाति को किस तरह से देखते हैं। जाति को लेकर के उनकी राय ये है कि जाति तो होती ही नहीं, सब हिंदू हैं। और जैसे ही इस देश में अम्बेडकर, फूले, पेरियार और उसके बाद भारत के संविधान, उसमें आरक्षण और उसके मंडल आंदोलन तक का सफर तय होता है, तो वो विचारधारा जाति के विभाजन को कायम रखती है और जाति सामाजिक न्याय की बात नहीं करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है। इसलिए बीजेपी और दक्षिणपंथी विचारक कभी भी आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हुए नहीं नजर आएंगे। वो बार-बार क्या बात कहेंगे कि जातियां हैं, सब एक थाली में बैठकर खाएं, समरसता, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय नहीं, जस्टिस नहीं, वो समरसता। और उसको लेकर के वो लगातार आगे बढ़ते रहे क्योंकि विरोध तो कर नहीं पाएंगे। मंडल लागू हुआ, मंडल लागू होने के समय उन्होंने समर्थन भी वापस ले लिया, क्यों मंडल लागू कर दिया वीपी सिंह की सरकार ने। और उसके बाद कमंडल लेकर निकल पड़े, मंदिर लेकर निकल पड़े और पूरी की पूरी बीजेपी एंटी मंडल पॉलिटिक्स में खड़ी हुई और उसने धर्म के सवाल को जाति के सवाल के ऊपर हावी कर दिया। फिर अगला दूसरा बिंदु, जब 2010 का समय आता है,
अब बीच में इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको गिनवाता कि कैसे 96 और 98 में कैसे जब संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकारें बनी और उसमें खासकर पहले ओबीसी प्रधानमंत्री, जो खुद ओबीसी नाम बताकर कभी वोट नहीं लेने गए, वो थे एचडी देवगौड़ा। उन्होंने अपने कैबिनेट में पास किया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी और जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, पहली कैबिनेट में वो इसे खारिज कर देते हैं कि जाति जनगणना इस देश में नहीं होगी। उसके बाद तीसरा चरण आता है 2010 का और 2010 में जब पहली बार इस देश में सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के बैठे और एकजुट होकर के सारे विपक्षी दलों ने यूनानिमस डिसीजन लिया कि अब इस देश में 2011 की जनगणना में जाति जनगणना होनी चाहिए। उस समय बीजेपी की तरफ से इस बहस में सबसे मुखर आवाज थे मरहूम गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र के बड़े नेता। अब ये विडंबना और विरोधाभास है कि पंकजा मुंडे आज की तारीख में बीजेपी में शामिल है। ये परिवारवाद पता नहीं बीजेपी को लगेगा या नहीं लगेगा। जब वो जाति जनगणना की डिबेट हो रही थी, तो उस डिबेट में बीजेपी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव और कई नेता जाति जनगणना के समर्थन में थे कि 2011 की जनगणना में जाति जनगणना होनी चाहिए। और सारे लोग एक राय थे। बीजेपी जाति जनगणना चाहती थी 2010 में और उसके बाद कांग्रेस की थोड़ी-सी चालाकियां जिसके चलते 2011 में जाति जनगणना नहीं हो पाई। 2018 तक आते-आते कई बार बीजेपी की तरफ से ये बात आई कि हम जाति जनगणना चाहते हैं, फिर कई बार आया कि नहीं चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने 2018 के चुनाव में कहा कि हम तो जाति जनगणना कराएंगे। 19 का चुनाव जीत गए, फिर 21 में आके कहने लगे कि जरूरत नहीं है। 21 में कोविड आ गया, 22-23 हो गया और जब 2023 में विपक्षी दलों का गठबंधन एकजुट हुआ, तो उसने एक शर्त रख दी और बिहार की सरकार, समाजवादी सरकार ने उसमें एक पॉलिटिकल माइलेज उठाते हुए अपने यहाँ कास्ट सेंसस करा दिया। 1931 के बाद आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य ने अपने यहाँ जाति जनगणना कराई। अपने यहाँ के लोगों को आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। उसमें गरीबी का, नौकरी का, जमीन का, संपत्ति का, घर का, बिजनेस व्यापार का, सब कुछ का आंकड़ा जब देश के सामने आ गया तो एक नई डिबेट शुरू हो गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम पार्टियां लगातार सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के सवाल को उठाती रही और फिर इस देश में आया कांग्रेस पार्टी का एक नया रूप, जिसमें राहुल गांधी ने मुखर होकर के सदन में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं, बताओ जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे। 90 में 3 केवल ओबीसी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री के पुराने भाषण याद किए जाने लगे गए कि ये वही प्रधानमंत्री हैं। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे इन्होंने अपनी जाति कभी नहीं बताई। जब 2013 और 14 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे तो देश में भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री बोले कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा था कि आपकी जाति क्या है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताई। उसके बाद 2019 का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं और 2023 में जब देश के तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के कहने लगे कि जाति तो आप भी मानते हैं और अगर आप जाति मानते हैं तो आप बताइए कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे। और जैसे ही जाति जनगणना का सवाल आया, देश के प्रधानमंत्री फिर से भाषण देने लगे। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं और ये विपक्षी दल के लोग देश को जातियों में तोड़ना चाहते हैं। अब पलटी मार मैंने क्यों कहा नरेंद्र मोदी को, इसको यहां से आप समझें। जैसे ही विपक्षी दलों की एकजुटता ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री देश में जाने लगे और ये भाषण करने लगे कि देश में तो जातियां हैं ही नहीं। जाति तो केवल एक होती है, गरीब और अमीर की जाति होती है और कोई जाति नहीं। हम सब हिंदू हैं, हम सब संसाधनों पर बराबर का हक लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि जाति जनगणना का सवाल क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जो खुद अपनी जाति बताकर वोट मांग चुके हैं। आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बताकर अपना वोट मांगा। एक बार नहीं, दो-दो बार बताया। जाति के नाम पर गिनवाने लगे और जब ये आरोप लगने लगा कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं चाहती, बीजेपी ओबीसी विरोधी है, तो उसने एक मौका खोजा कि विदेश में पैसा लेकर भाग गए जितने लोग थे, उनमें जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और इन मोदियों को मोदी से जोड़ दिया, तो बीजेपी कहने लगी देखो ओबीसी का अपमान हो गया।
जैसे कुछ दिनों पहले आपको याद है बीजेपी बड़ा नाराज हो गई थी जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक सांसद ने मिमिक्री कर दी, प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी गैर लोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ सदन में विपक्षी दलों के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनमें एक व्यक्ति वह मिमिक्री करने लगा। उस मिमिक्री को उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं कहा गया। बीजेपी ने लगातार गिनवाना शुरू कर दिया, हमने सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, सबसे ज्यादा सांसद विधायक दलित पिछड़े हमारे यहाँ हैं। फिर लोगों ने कहा कि भैया तो जाति जनगणना करा दो। बिहार से ये मांग और तेज हो गई। मोदी हर भाषण में कहने लगे ये कि जाति नहीं मानता मैं, कोई जाति में जातिवाद नहीं बढ़ाना चाहते। और कल देश के प्रधानमंत्री ने संसद में लाइव कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। अच्छा, बड़ा ओबीसी किस चीज से प्रधानमंत्री ने तय किया? पद से। इस देश का गरीब किसान मजदूर जो गांव में अपने खेत में काम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, अपना छोटा सा बिजनेस कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो छोटा ओबीसी कैसे हुआ और इस देश का प्रधानमंत्री कैसे खुद को बड़ा ओबीसी कहता है। और यहां से मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कैसे इस भाषण में बहुत घिरे हुए नजर आए, अब परेशान नजर आए। वो तेवर नहीं लग गया जो एक अकेला सब पर भारी छाती ठीक कर कहते थे। और वो सवाल है जाति का सवाल। तो अब इस के सवाल पर देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह घिर गए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ओबीसी कौन? मैं। इस आपको सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिखता? तो ये बताओ सबसे बड़े ओबीसी महाराज, कि जब पूरे देश के ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल है कास्ट सेंसस होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। इस देश के ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल है कि मंडल कमीशन कह रहा था 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो जाति जनगणना कराकर ओबीसी को पूरा का पूरा रिजर्वेशन कब दे रहे हो सबसे बड़े ओबीसी महाराज? इन सवालों पर जो ओबीसी के सवाल हैं, जो ओबीसी के प्रोफेसर कितने, डॉक्टर कितने, इंजीनियर कितने, जॉइंट सेक्रेटरी कितने, आईएएस कितने, पीसीएस कितने, यह सवाल देश के ओबीसी पूछ रहे हैं। जमीन का मालिकाना हक से लेकर के बिजनेस में, व्यापार में भागीदारी कितनी, यह ओबीसी सबसे बड़ा जो ओबीसी है उसको ये सवाल क्यों नहीं दिख रहे? मुझे लग रहा है कि इस ट्रैप में नरेंद्र मोदी पूरी तरह फंस गए हैं। उनकी जाति की जो पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस के पूरे देश में मजबूत हो रही है, उसको ये कभी बढ़ा के नहीं कहेंगे कि हम जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, हम ओबीसी को आबादी के बराबर हक हिस्सा देने जा रहे हैं, हम इनको स्पेशल रिक्रूटमेंट से बैकलॉग देने जा रहे हैं, हम इनको जमीन और शिक्षा, रोजगार, इन सब में इनके हिस्से का हक देने जा रहे हैं। ये नहीं किया जाएगा। इधर से रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा। लेटरल एंट्री में एक भी ओबीसी को 340 में से ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनाया जाएगा। और विश्वविद्यालय में आज की तारीख में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक आध अपवाद छोड़ दे तो कोई ओबीसी वाइस चांसलर नहीं होगा। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी केवल 3 होंगे। और ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग हो रही है। इस पर कोई नहीं बोलेंगे और सदन में कह रहे थे सबसे बड़ा ओबीसी कौन? मैं। तो इस तरह से मेरा विश्लेषण ये है कि नरेंद्र मोदी इस जगह पर बुरी तरह घिर गए हैं। उसमें एक मुद्दा है परिवार का और दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है जाति का। जाति है कि जाति नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने एंटी कास्ट मूवमेंट चलाया। गोलवलकर और सावरकर ने एंटी कास्ट मूवमेंट नहीं चलाया। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और अगर सोशल जस्टिस की, सोशलिज्म की लड़ाई अगर मजबूत हो जाए खासकर उत्तर भारत में, तो मुझे लगता है कि धर्म के ऊपर जाति इसलिए मजबूत होती है क्योंकि उससे सीधे लोगों का हित जुड़ा होता है। धर्म का तो परमार्थ का मामला है। आज यहां लोक नहीं बना, परलोक के लिए कुछ कर लेंगे। लोक में बराबरी हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए। और जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी बुरी तरह घिर गए हैं, अब देखना दिलचस्प होगा जो तेवर राहुल गांधी का है कि हम अपर लिमिट क्रॉस करके पूरा रिजर्वेशन देंगे। जो तेवर अखिलेश यादव जी का है कि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं और 90% पीडीए को उसका हक दिलाएंगे। अगर ये राजनीति मजबूत होती है तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत में बीजेपी और सबसे बड़े ओबीसी नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।